नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, और जो कि एमपीपीएससी सिलेबस में यूनिट 10 में जो है वो आयोग में जो है वो इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम देखने वाले हैं, और जिसे हम CAG केज के नाम से भी जाना जाता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, नॉर्मली जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसके आर्टिकल जो है वो 148 से लेके 151 तक होते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल होते हैं। और ये जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 6 वर्ष या बात की जाए 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाए। ओके, और जो 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें से लेखा परीक्षक होती है, लेखा परीक्षक रिपोर्ट होती है, और वित्तीय लेखा पर जो लोक परीक्षा रिपोर्ट होती है, तो वो भी इसमें प्रतिवेदन करता है यही। और एक और होती है सरकारी उपक्रम, तो उस पर भी जो है वो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है 3 लेखा परीक्षक पे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से बाकी चीज़ें हम और देख लेंगे, इतना तो नॉर्मली आपको पता होगा ही। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महालेखा परीक्षक संसद एजेंट होता है, और वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला एवं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान द्वारा, या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। तो ये दरअसल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सृजन किया गया था। तो याद रखना है, जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, 148 में है। और भाग भी आपको याद रखना है, भाग जो है वो 5वां है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा सृजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो मैंने बताया था 6 वर्ष, या बात की जाए 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। यह संविधानोत्तर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रण हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, और डी ऑप्शन है ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल जो है वो इसमें सर्वोच्च न्यायालय हुए, संघ लोक सेवा आयोग हुए, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं, तो इसमें आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री को, केंद्र सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, संसद को, या राष्ट्रपति को। तो ये किसको करते हैं, राष्ट्रपति को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो संसद में भेजता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षक नहीं करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां, या स्थानीय निकाय। तो ये किसकी नहीं करता है, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनकी नहीं करता है। बाकी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कंपनी होता है उनका लेखा जोखा जो है वो करता है, गणना करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन की लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। वित्तीय सचिव, वित्तीय आयोग का अध्यक्ष, वित्तीय मंत्रालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये सभी जो वित्तीय लेन देन होती है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, और बात की योजनाओं में जो खर्च होता है, ये सभी का जो है वो लेखा जोखा देखता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। संसद, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी, संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। तो अगर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाना है, तो इसमें जो है वो
संसद के दोनों सदनों में जो है वो संबोधन होता है और उसके उपरांत ही जो है वो राष्ट्रपति हटाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, ऑप्शन बी है आकस्मिक निधियों और लेखाओं से संबंधित केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लेन-देन की लेखा परीक्षा करना, ऑप्शन सी राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, ऑप्शन डी रक्षा लेखाओं का संकलन करना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, रक्षा लोक सेवाओं का संकलन जो है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेनावृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध बचना है? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है वो अगर इसे रिटायरमेंट मिलती है तो उसके बाद जो है वो ये सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो मैंने शुरू में ही बताया था, ऑप्शन डी की ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी विशेष अधिकार समिति। तो लेखा जोखा ये कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो लेखा जोखा जो होती है लोक लेखा समिति के अंतर्गत आती है। ओके, लोक लेखा समिति का जो नेता होता है एक तरीके से वो विपक्ष का नेता होता है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं, देखिए अब ये लेखा जोखा कर रहा है, ये सरकार की तरफ से सरकार ने जो है इसे अपॉइंट किया है कि आप जो भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जितना भी पैसा दे रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है, उसका सबको। अब जो लोक लेखा समिति होती है उसका विपक्ष का नेता अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई सरकार जो है वो घपला तो नहीं कर रही है। अब मान लो लोक लेखा समिति में भी खुद का ही जो है वो अपॉइंट करते हैं वो आदमी, तो जाहिर सी बात है घपला हो जाते हैं। ओके, घपला ज़्यादा होंगे, घपला होते भी हैं, पर विपक्ष के नेता इसीलिए वो ताक में रहते हैं कि किसी भी तरीके से जो सरकार करंट में पावर में है उस पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाए। तो इसीलिए लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता होता है। तो यहाँ पर समिति का कार्य जो करती है वो कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति से जुड़ा है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार को या भारतीय या संसद को? तो ये किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा जो है वो होती है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी मैं बता चुका हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद एवं किस भाग द्वारा की जाती है? तो मैंने आपको बताया था 148 से लेकर नहीं 151 तक जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। 148 से 148 आर्टिकल है। अब इसमें नियुक्ति की बात की गई है तो नियुक्ति की जो है वो 148 के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसकी जांच परीक्षा लोक से अंकेक्षण परीक्षा लेखा परीक्षा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्न में से किसकी जांच जो है वो, ये क्वेश्चन में इस तरीके से कहा गया कि निम्न में से किसकी जांच पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं की जाती है? भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, और बात की है इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और दामोदर घाटी निगम। तो किसकी जांच नहीं की जाती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी जांच जो है वो इसके द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत की केंद्रीय सरकार, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल इनमें से कोई नहीं। दरअसल जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें होती हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। ओके, तो इसका आंसर दरअसल जो है वो इनमें से कोई नहीं, संसद द्वारा जो है वो निर्धारित होती हैं और उच्च न्यायालय के बराबर न्यायाधीश के बराबर जो है इसका वेतन होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। तो कौन सेवा शर्त है? संसद द्वारा ये निर्धारित होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? अब देखिए कौन, क्वेश्चन उसी तरीके से जो है वो कहा गया है। तो ये अधिनियम पूछा गया है यहाँ पर, दरअसल जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, याद रखना है, अधिनियम यहाँ पर पूछा गया है दरअसल। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यभार संभालने से पहले किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? भारत के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो शपथ ग्रहण जो करता है वो किसके सम्मुख करता है? ये करता है, बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, तो उसी के सम्मुख जो है वो बात की जाए तो शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र किसे देगा? ये जो कि जिसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है ये त्याग पत्र देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देता है? यानी अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा, वो कौन से आर्टिकल के तहत देता है? तो ये आर्टिकल होता है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 149, 150, 151 या 152। तो इसका आंसर हो जाएगा 151 के तहत जो है वो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ठीक है, यदि रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्यपाल को पेश करेगा। तो याद रखना दी कि केंद्र सरकार से रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को देता है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को देगा और राज्य सरकार में राज्यपाल को देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसी कर या शुल्क आगमों का निर्धारण और प्राकलन किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 276, आर्टिकल 277, आर्टिकल 278, आर्टिकल 279। तो ये किस आर्टिकल के तहत जो है वो क्या करता है? किसी कर या शुल्क आगमों का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 279 के तहत। ओके, अनुच्छेद आर्टिकल 279 के तहत जो है ये करता है, जो निर्धारित होते हैं कर होते हैं, शुद्ध आगम होते हैं, प्राकलन भारत के संविधान की बात की जाए तो 279 के तहत जो है ये करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड एवं या मार्गदर्शन के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, वो कौन सी है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो तीनों आपको याद रखना है, तीनों आपसे पूछी जाएंगी। एक तो होती है विनोयक लेखा, जो कि लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वित्त लेखा होती है और एक सरकारी उपक्रम होती है। तो कौन कौन सी होंगी इसमें? विनयक, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम। तो ये 3 होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो ये कब की गई थी? तो ये लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1968 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो 148 से लेके नहीं 151 तक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि किस किस में। देखिए पहले तो मैं आपको एक बार आर्टिकल बताएं, 148 में बात की गई है कि CAG के बारे में, ठीक है, एक CAG होना चाहिए जो राष्ट्रपति को अपॉइंट करता है। 149 में क्या बोला गया है? जो कार्य हैं और शक्तियों का वो है बात कही गई है, ठीक है।
150 में बात की गई है संघ और राज्य में जो लेखा प्रकार होते हैं उनकी बात की गई है, और 151 में बात की गई है अंकेक्षण प्रतिवेदन की बात की गई है, जो भी रिपोर्ट होती है उनके बारे में। ओके, तो ये सभी आर्टिकल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है, तो कार्य एवं शक्तियाँ जो है किसमें है 149 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो ब्रिटिश शासन काल में ही कर दी गई थी। दरअसल 1753 में जो है वो की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है। तो अभी करंट के आपको याद रखना है और प्रथम याद रखना है। तो प्रथम जो है वो BN राव करके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा VN राव। ओके, तो नरहरि राव है। ओके, तो और अभी कौन से हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अभी करंट में है, जो कि कौन से हैं 14वें नंबर के हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है 14वें नंबर के हैं अभी करंट में, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और पहले हैं VN राव। तो दोनों ही आपको याद रखना है। पहले जो थे हुए वो 1948 से 1948 से लेके 1954 तक जो है इनका टेन्योर रहा था, कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान के समय में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का क्रम कौन सा है। तो 14वां है दरअसल, इसमें आप ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, 14वें जो है वो नंबर के हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14वां हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम बाकी जो आयोग हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग हुआ और राज्य निर्वाचन आयोग हुआ, तो उन दोनों के साथ में क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे आपको अगर दोनों में डाउट होते हैं तो इसी वीडियो में क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो क्या है कि एक एक करके वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और कम कवर कर पाएंगे, टाइम कम है, ज़्यादा हमारे पास दिन नहीं है। तो मैंने वैसे संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। ये हो गया हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। इसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे जो है वो कवर कर लेंगे एक वीडियो में। आपको सारे देखिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, तो इन दोनों के जो है वो आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के एक ही वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सारे देख लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।